और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी आपको। अब बोलो आपको भी आशीर्वाद। वो तो अच्छा हुआ कि हमने तोड़ तोड़ कर बोला, नहीं तो ये कहता सर आपको भी आशीर्वाद। चलिए, थोड़ी देर पहले विधात्मक टेस्ट हुई थी जिसमें सुभाष शर्मा और कौन है ये कौन चित्रकार है, अभिषेक। कहाँ गया अभिषेक? अभिषेक कहाँ है? 35 अंक लेकर सबसे आगे हैं। राजा कुमार 32 अंक लेकर दूसरे स्थान पे है। मनीष कुमार 32 अंक लेकर दूसरे स्थान पे है। अंबिका कुशवाहा, अंबिका 31 अंक लेकर आप भी तीसरे स्थान पर हैं। गिरजा नंद नहीं, मुकेश कुमार, मुकेश कुमार आप 30 अंक लाए हो, वेरी गुड, पूरा छाप दिया है। अच्छा चलो ठीक। शिवानी झा, शिवानी झा तुम हो, ये बहुत अच्छा 30। सुधि कुमारी, सुहानी कुमारी, कौन है सुहानी? अच्छा तो बगल में वो है। तो ये क्या किया? 50/28। इसको मैथमेटिक्स का बेसिक भी नहीं पता है कि 28/50 होता है, ना कि 50/। वेरी गुड। आशीष कुमार, आशीष 28। रूबी सिंह 27। वाह कमाल कर दिया। तो लगता है कि राम आएंगे, तुम्हारा आंगन सजाएंगे। नेहा ठाकुर नहीं, नेहा ठाकुर नहीं है, नेहा प्रिया, वाह बहुत अच्छा 27। राजकिशोर कुमार पासवान, बहुत अच्छा। मुकेश कुमार, तुम्हारा है मुकेश 25। चलिए लास्ट किसका है? सरोज कुमार, कौन है? सनोज कुमार। चलिए ठीक है, इस तरह के टेस्ट होते रहते होते रहेंगे। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। हम लोग ज्योग्राफी की कक्षा में थे और पिछले दिन ज्योग्राफी की कक्षा की कड़ी में भारत का भौगोलिक परिचय कंप्लीट हो चुका था और भारत की भौतिक विभाजन को देख रहे थे। और इससे जुड़े हुए 150 नंबर के किसी दिन कंप्लीट टेस्ट होंगे, चूँकि तथ्यों की पूरी भरमार है। देख ही रहे होंगे कि एक एक चैप्टर में आपको तथ्य और अवधारणा दोनों चीज मौजूद है। हम लोग भौतिक विभाजन को पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि भौतिक विभाजन में 18%, 11 और 18% पर्वत और पहाड़ी है। और इसी क्रम में पठार की जानकारी कल दी गई थी। 28% और रेस्ट 43% मैदान है। मैदान के दो भाग हैं, एक तटीय मैदान है और दूसरा सामान्य मैदान है, जिसमें उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है उसको मुख्य मैदान के रूप में जाना जाता है। और ये मैदान जो है, तटीय मैदान, खाद्यान्न के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। मैदान जो महत्वपूर्ण है उत्तर भारत का, वो खाद्यान्न के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज भारत इसको इधर ले आओ। आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति के बदौलत दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। चीन के बाद है, विशेषकर गेहूं और चावल में। वह देश जो आज से आज़ादी से 20 साल पहले तक उसकी खाद्यान्न की स्थिति अच्छी नहीं थी, और जब हरित क्रांति 1970 में आई थी उसके 1-2 वर्ष पहले तक तो अमेरिका के PL 480 नीति के तहत हम गेहूं आयात करते थे। आयात नहीं करते थे, गेहूं हमें देता था मुफ्त में, और लाल गेहूं देता था। वो भी तब देता था कि जब हम भूख से पूरी तरह से उबड़ चुके होते थे। मतलब असमय अमेरिका अपने साम्राज्यवाद के वृद्धि के लिए हम पर एहसान करता था। लेकिन खैर समय बदला। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक क्रांति लाई और जिसे हरित क्रांति कहा गया। भारत में इसको लाने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। और अभी स्वामीनाथन समिति के ही अनुशंसा पर MSP को कानूनी दर्जा से संबंधित आंदोलन भी चल रहे हैं। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ये भी ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से कि 5 लोगों को पहली बार भारत रत्न दिए गए हैं। 49वां कर्पूरी ठाकुर को और 54वां लास्ट में, सबसे लास्ट में स्वामीनाथन का ही जो अधिसूचना है वो जारी की गई। मतलब स्वामीनाथन को भी हमने भारत रत्न दिया है। जो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि कर्पूरी ठाकुर, नरसिंहा राव और चौधरी चरण सिंह के चक्कर में आप उनको भूल जाइए। उन्हें भी आपको याद रखना है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो याद रखते ही हैं, साथ में हमें स्वामीनाथन को भी याद करके रखना है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग इसी क्रम में आज पहले तो भौतिक विभाजन में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ा, जो ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ी के रूप में देखा, और फिर प्रायद्वीपीय पठार को देखा। पहले तो प्रायद्वीपीय पठार का एक्सटेंशन देखा, फिर प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जो पहाड़ी और पर्वत है उसको देखा, विशेषकर अरावली, विंध्य श्रेणी और पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट है। अन्नामलाई या दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी में ही है। तो 2697 मीटर, जो किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। दूसरे नंबर पे दोदा बेटा है नीलगिरी की। नीलगिरी में ही पूर्वी और पश्चिमी जो घाट है वो दोनों का मिलन स्थली है। तो इस तरह से इन चीज़ों को कल देखने का प्रयास किया। छोटी कक्षा है और उसके बाद फिर आपको करेंट की यूट्यूब कक्षा यहाँ पर आपको देंगे 15 मिनट का, जो 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप ही से सॉल्व कराएंगे। एक तो सॉल्व होता है कि आप कागज़ पे कीजिए, एक सॉल्व होता है कि आप उसको यूट्यूब पे कीजिए। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं, लिखते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र लिखेंगे सबसे पहला। पहले लिखो मैदानी क्षेत्र। यह नदियों के अवशेष से बना है। यह नदियों के अवशेष से बना है। यह नदियों के अवशेष से बना है। नदियों के अवशेष से बना है, जो मुख्यतः खाद्यान्न के लिए जाना जाता है। जो मुख्यतः खाद्यान्न के लिए जाना जाता है, विशेषकर उत्तर का गंगा का मैदान। विशेषकर उत्तर का गंगा का मैदान। उत्तर का गंगा का मैदान विशेषकर किस लिए जाना जाता है? खाद्यान्न के लिए ही जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज। उल्लेखनीय है कि मैदान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है। पहला है उत्तर भारत का सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर भारत का सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो जलोढ़ निक्षेप से बना है।
जो जलोढ़ निक्षेप से बना है। जलोढ़ निक्षेप मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है, अल्बुलाइल सॉइल है, उससे मिलकर बना है। जलोढ़, जलोढ़ निक्षेप से बना है। जलोढ़, उसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्बुलाइल सॉइल। जलोढ़ ये नदियों के अवशेष से ही बनता है ये मिट्टी। और इसके दो भाग होते हैं। मिट्टी जब पढ़िएगा तो दो भाग कौन से होते हैं? खादर और बांगर। खादर और बांगर, जिसे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। अभी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ जलोढ़ निक्षेप लिखना है। यदि पूछे कि उत्तर भारत का मैदान निम्नलिखित में से किस मिट्टी से बना है या किस निक्षेप से बना है, तो ऐसा नहीं कि लेटराइट पे टिक लगा दीजिएगा, या ऐसा नहीं कि लाल मिट्टी पे टिक लगा दीजिएगा। तो टिक किस पे लगाना है? जलोढ़ पे लगाना है। तो जलोढ़ को अंडरलाइन कर लो, फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। उसी में पहला भाग ही चल रहा है, पहला भाग ही चल रहा है। लिखेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर का मैदान, उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान को लिख देंगे। उत्तर से दक्षिण इस मैदान को, इस मैदान को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। वो तीन भाग कौन है? वह तीन भाग है भावर, भावर, तराई। भावर सबसे पहला भाग कौन है? भावर। दूसरा भाग कौन है? तराई। और तीसरा है जो नहीं, हाँ खादर है, मतलब लेकिन खादर नहीं लिखेंगे, जलोढ़ लिखेंगे। जलोढ़ मैदान। तो ये जो है ये किधर से किधर है? ये उत्तर से दक्षिण है। तो कभी सजाने के लिए दे दे कि उत्तर से दक्षिण का जो उत्तर का मैदान है वो किस क्रम में है। तो पहले भावर, फिर तराई और फिर जलोढ़। यदि इसी को उल्टा कर दे कि दक्षिण से उत्तर, तो ये क्या हो जाएगा? आशा है समझ गए होगे, क्वेश्चन बनाते होगे, ठीक है। तो इस तरह का मुझे बड़ी खुशी है कि इसी प्रश्न को मैंने बीपीएससी में भी कल दिया था, और बीपीएससी में हाईएस्ट 68 था, और आप 35 लाए, तो मतलब खुशी की बात है कि आप लोग में से कुछ लड़के पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? बात समझा कि नहीं समझा? तुमको छोड़कर तुम कुछ नहीं लाया, ये लाया मुकेश बाबू भी 25 नंबर लाए, 50%, बहुत बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं? जो गाँव करता है, अभी पूछेंगे कि मैदान क्या है, तो कहेगा सर मैदान जो सुबह हम लोग जाते हैं उसको मैदान कहते हैं। ये भी नहीं कि मैदान सर ऐसी भौगोलिक आकृति है जो नदियों के अवशेष से बनता है और खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात कहने में क्या जाता है? नदियों के रेसिड्यू से बनता है, कोई भी मैदान उसी से बनता है। और मैदान में हम लोग मुख्यतः क्या पढ़ते हैं कि मैदान कहाँ है, किस भाग में है, कौन सी नदी वहाँ प्रवाहित होती है, और कौन से खाद्यान्न के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है। इसी दृष्टि से हम लोग मैदान को देखते हैं। नहीं, जलोढ़ मैदान में क्या होता है? जलोढ़ मैदान में हर तरह की खेती होती है। धान भी होती है, गेहूं भी होती है, गन्ना भी होती है, अब पानी कम बरसा तो मोटा अनाज भी हो जाती है, मक्का भी हो जाती है। आजकल तो मक्का हर सीजन में होता है। ये क्या है? तो खरीफ मक्का है, ये क्या है? तो रबी मक्का है, ये क्या है? तो गर्मा मक्का है। मक्का भी आजकल डिफरेंट टाइप का हो गया है। आजकल तो मक्का मिशन चल रहा है नेशनल और स्टेट लेवल पर। क्यों? क्योंकि मक्का की जो डिमांड बढ़ी है, विशेषकर हमारा जो इथेनॉल इंडस्ट्री है, ठीक है कि नहीं, बायो इथेनॉल इंडस्ट्री है, जिसमें बिहार सबसे आगे चल रहा है और इको बैलेंस के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो अभी पूर्णिया में भी उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है, क्योंकि मक्का का क्षेत्र, पूर्णिया का क्षेत्र, सहरसा, कटिहार, अररिया, ये सब मक्का बेल्ट के रूप में जाना जाता है। बेगूसराय,
हम लोग मक्का बेल्ट के रूप में नहीं जाने जाते हैं। हम लोग भी मोटे अनाज की खेती करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं मरुआ। ठीक है कि नहीं? कल हमारे गुरुजी जो पहले सीएम साइंस में थे, बॉटनी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर विद्यानाथ झा, एमआरएम में प्रिंसिपल भी थे और बहुत सारे विभिन्न पदों पर यूनिवर्सिटी में भी रहे, कल फोन भी किए थे। जेनर वो जानना चाह रहे थे कि जेनर जे छै से जेनर मोटे अनाज में अबै छै। देखो बॉटनी के प्रोफेसर उतने बड़े हैं, अपना पूरा जीवन बॉटनी को उन्होंने दिया है। ठीक है कि नहीं? अब वो उनके द्वारा पढ़ाए गए शिष्य हूँ मैं, और बात समझे कितनी गौरव की बात है। और कल फिर उनके साथ वार्तालाप हुई। ठीक है कि नहीं? और बहुत सारे बिंदु पे हुई, बहुत सारी विषयों की जानकारी दी गई, मूल बिंदु जानकारी ली गई, और जानकारी जो मेरे पास सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन था तो वो मैंने दिया, और उनके पास जो था वो उन्होंने दिया। ऐसे भी बहुत सारे बिंदु पे हमेशा इंटरेक्शन होती रहती है। शिष्य को वो इस योग्य समझते हैं कि इसके साथ हम इंटेलेक्चुअल बातों पर कन्वर्सेशन करें। ये कम गौरव की बात नहीं है कि जो सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाए हुए सर हों, ठीक है कि नहीं, वो यदि अपने विद्यार्थी से किसी चीज़ पर इंटरेक्शन करते हो, कम बड़ी बात है। ठीक है कि नहीं? बात समझा? इसके साथ जो हम कभी इंटरेक्शन करेंगे बेहोश हो जाएंगे। जो मैंने अभी पूछा कि मैदान क्या है, तो कहता है कि सुबह में जो गांव में जाते हैं उसको मैदान कहते हैं। अभी ना कहा है, यही ना कहा था जी? अच्छा उठो, खड़ा हो। तो पर्वत क्या है? पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तुम ये बता दोगे तो 25 के जगह हम 35 कर देंगे। ये तो बहुत आसान है ना? है नू? बताओ, इसको बताने दो। बैठ जाओ, तब ना हम कहें कि मैदान क्या है। ठीक है कि नहीं? 3 दिन से 5 घंटा से पढ़ा रहे हैं पर्वत और पठार और पहाड़ी। आई देखो, बेसिक चीज नहीं जाना है। ठीक है कि नहीं? पता नहीं अपने बनाया कि पड़ोस से ले लिया, ये तो यही कहेगा। मूल में आ जाइए। खैर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहला क्या है? भावर। दूसरा क्या है? तराई। तीसरा क्या है? जल और मैदान। तो ये तीनों चीज जो है उसमें भावर, ये भावर जो है उसको पहले पढ़ेंगे। भावर क्या है? भावर के क्षेत्र लिखो। भावर पहले, भावर, भाभर, भाभर लिखोगे। भाभर, हाँ भाभर, भालू वाला भ, भाभर। यह क्षेत्र बड़े बड़े कनों वाले क्षेत्र हैं। बड़े बड़े कन वाले क्षेत्र, कन नहीं समझते हो? बड़े बड़े कन वाले क्षेत्र हैं जहां नदियां लुप्त होके नीचे से बहती है, ऊपर से लुप्त होके नीचे से बहती है, ऊपर से लुप्त होकर नीचे से बहती है, ऊपर से लुप्त होकर नीचे से बहती है, ऊपर से लुप्त होकर नीचे से बहती है। ठीक है? ऊपर से लुप्त होकर नीचे से बहती है। स्वाभाविक है कि बड़े कण हैं, नदियां गायब है, तो यह क्षेत्र क्या होगा? नॉन फर्टाइल होगा, अनुर्वर होगा, कोई महत्वपूर्ण खाद्यान्न नहीं होगा। तो लिखेंगे इसी कारण यह क्षेत्र उपजाऊ नहीं है। 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 ठीक है? नेक्स्ट, अब आइए भावर के बाद तराई। तो लिखेंगे भावर के दक्षिण
तराई का क्षेत्र है। भाबर के दक्षिण तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, जहां नदियां पुनः प्रकट हो जाती है, जहां नदियां पुनः प्रकट हो जाती है। जहां नदियां पुनः प्रकट हो जाती है, जहां नदियां पुनः प्रकट हो जाती है, यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका है, इसलिए यह वन्य प्राणियों का घर माना जाता है। इसलिए तराई का क्षेत्र वन्य प्राणियों का घर माना जाता है। वन्य प्राणियों का घर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है सेंट्रल लेवल पर कि वन्य प्राणियों का घर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को माना जाता है। एकदम एनसीईआरटी लाइन है। ए भाबर, 2 डेल्टा, 3 जलोढ़, 4 तराई। ठीक है कि नहीं? नदियां आ भी गई, और नदियां जब आ गई तो कण भी लुप्त होने लगे। बड़े बड़े कण क्या हुए हैं, वो लुप्त होने लगे, तो बहुत उपजाऊ नहीं है अभी भी। खाद्यान्न के दृष्टि से तराई के क्षेत्र में चूंकि पानी की उपलब्धता रहती है तो धान की खेती होती है। उत्तराखंड में जाएंगे तो धान की खेती आपको मिलेगी। ठीक है कि नहीं? और हरिद्वार के पीछे का जो भाग है वो भाबर का क्षेत्र है, लेकिन हरिद्वार का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा क्षेत्र है? वो तराई का क्षेत्र है। और पूरा तराई का क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका हुआ है, और जहाँ वनस्पति रहेगा वहाँ वन्य प्राणी रहेंगे। डिफरेंट टाइप के जो वन्य प्राणी होते हैं, भालू से लेके हाथी तक। ठीक है कि नहीं? वो वन्य प्राणी का बसेरा कहाँ रहेगा? उस तराई के क्षेत्र में रहेगा। और यह तराई का क्षेत्र बहुत उपजाऊ नहीं होता है, फिर भी धान की खेती होती है। तो क्या पहले तो यह लिख लिया कि वन्य प्राणी का क्षेत्र है, फिर लिखिएगा अधिक उपजाऊ नहीं, धान की खेती संभव। अधिक उपजाऊ नहीं होती है लेकिन धान की खेती है। ठीक है, धान की खेती होती है। अधिक उपजाऊ नहीं लेकिन धान की खेती है। ठीक है, इसके बाद आइए, भाबर हो गया, तराई हो गया, इसके बाद जलोढ़ मैदान। असल तो यही है हमारा मैदान। जब चर्चा करते हैं और हमें खिलाने की जो शक्ति रखता है वो कौन सा क्षेत्र रखता है? यही जलोढ़ का क्षेत्र ही रखता है, जिसके 2 भाग हैं, एक खादर, दूसरा बांगर। तो लिख देंगे तराई के दक्षिण में, नहीं समझे? उत्तर से दक्षिण है ना, तो भाबर के दक्षिण में तराई, और तराई के दक्षिण में, ये लिखोगे ना, तराई के दक्षिण में जलोढ़ क्षेत्र है। जलोढ़ क्षेत्र है, जलोढ़ क्षेत्र है जो 2 भागों में बटा है, जो 2 भागों में बटा है। एक खादर, एक खादर, और दूसरा बांगर, दूसरा बांगर। खादर का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र, खादर का क्षेत्र नवीन जलोढ़ीय क्षेत्र है, बाढ़ का मैदान है। लिखेंगे खादर का क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है। जो काफी उपजाऊ है, जो काफी उपजाऊ है। तुम लोग
हम लोग जिस एरिया में हैं या आपके भी जो गांव वाव होंगे, मैक्सिमम पार्ट खादर का ही है। नहीं, जब पानी चला जाता है तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे बीज डाल दीजिएगा तो भी खेती अच्छी खासी। कुशेश्वर स्थान में जहाँ एक समय में 9 महीने पानी रहते थे, ठीक है कि नहीं, उस जगह पर भी जीवन की संभावना थी, तब न लोग रहते थे। और जीवन की संभावना क्या थी? तो धान की खेती, और प्रचुर मात्रा में धान की खेती होती थी वहाँ, ठीक है कि नहीं। तो बोरो धान की खेती, वहाँ की वैरायटी थी बोरो। तो अब तो खैर कुशेश्वर स्थान काफ़ी बदल गया है, सड़कें पहुँच गई है, जल प्रबंधन के कारण जल निस्सरण व्यवस्था बनाई गई है, जिसके कारण जल का जमाव उतने दिनों तक नहीं रहता। लेकिन अभी भी कुशेश्वर स्थान का कुछ पंचायत ऐसा है कि जहाँ 9 महीने पानी रहती, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जलोढ़ का क्षेत्र 2 भाग में, एक खादर दूसरा बांगर। खादर है नवीन क्षेत्र, बाढ़ का क्षेत्र जो उपजाऊ है, वो लिख दिए जो उपजाऊ है। चलिए, उपजाऊ जब भी है तो हर प्रकार की फसल हो सकती है, हर प्रकार की फसल हो सकती है। जब भी पानी रहेगा तो पानी रहेगा। खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? खेती की समस्या, सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। जल प्रबंधन यदि हो जाए तो उत्पादकता में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है। और तब है सीड, कि अच्छी क्वालिटी की सीड मिल जाए, ठीक है कि नहीं। और ये दोनों चीज जब मिल जाएगा तो खेती अपने आप हो जाएगी। और तीसरी है, जब खेती हो जाएगी तो उसके बाद उसका प्रॉपर मूल्य मिल जाए, कि गांव में बैठा रहे, हर पंचायत में सरकार का खरीद संस्था रहे, वो आए और एक जो मेजरमेंट्स है उस मेजरमेंट्स को करे और ले जाए। ये नहीं कि किसान भाग दौड़ कर रहा है, वो आपको शहर में जा रहा है बेचने, कोई बिचौलिया ले गया उसका, ठीक है कि नहीं। तब यह माना जाएगा कि नहीं, आपने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप ढेरों योजनाएं चला दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप 3 बेसिक काम कर दीजिए: पानी, बीज और बाजार। और बाजार का डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है कि नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि हर पंचायत में सरकारी खरीद संस्था, और वो सबसे जो गेहूं, जहाँ गेहूं होता है गेहूं, और जो धान होता है धान, सरकार बहुत मूल्य देती है। सरकार एमएसपी कम थोड़ी देती है, लेकिन एमएसपी की जानकारी देश में सिर्फ 6% किसानों को ही है। उसका लाभ इससे अधिक लोग उठा नहीं पाते हैं। विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही लोग लाभ उठाते हैं, वही आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारे किसानों को तो ढंग से पता भी नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर, अभी हम उन बिंदुओं पे नहीं हैं, अभी हम हैं खादर पे। और खादर क्या है? खादर उपजाऊ क्षेत्र है, जल भी होती है और जल जमाव भी रहता है यहाँ, तो वो सब तो अलग चीजें हैं। पहले तो मैदान को देख लें। इसके बाद आता है बांगर, तो लिखेंगे बांगर। पुराना जलोढ़ क्षेत्र है, पुराना जलोढ़ क्षेत्र है, पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। पुराना जलोढ़ क्षेत्र है जिसे बांगर कहते हैं, जिसे बांगर कहते हैं, जिसे बांगर कहते हैं, जिसे बांगर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बांगर। यह भी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, यह भी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, विशेषकर गेहूं के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए। ठीक है, नोट में लिख देंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि क्या पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो जलोढ़ का, खादर का उदाहरण है, क्योंकि बाढ़ है और वहाँ नदी द्वीप बनती। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ है? माजुली। वो कहाँ है? आसाम में। उस नदी द्वीप को किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा, वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम तो पूछते ही हैं, परीक्षा भी पूछता है। तो लिख दीजिए नोट में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में,
ब्रह्मपुत्र के मैदान में नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र के मैदान में नदी द्वीप दिखाई देता है। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हद्दो। नदी द्वीप कौन? माजुली है। क्या है? नोट में एक लाइन और लिख देना। पंजाब के क्षेत्र में द्वाब का क्षेत्र पाया जाता है। द्वाब नहीं समझते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र में द्वाब का क्षेत्र पाया जाता है। पंजाब के क्षेत्र में द्वाब का क्षेत्र पाया जाता है। तो द्वाब का क्षेत्र जो पाया जाता है तो क्या फायदा होगा? द्वाब का क्षेत्र ऐसे ही उपजाऊ होता है। द्वाब का क्षेत्र जब भी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है तो क्या होगा? उपजाऊ होगा। तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हो गया। अब आइए, खत्म हो गया आपका ये। लेकिन इसी कड़ी में एक डेल्टाई मैदान को देख सकते हैं। तो लिखेंगे डेल्टाई मैदान। डेल्टाई मैदान में दो बातें। सबसे पहली बात यह है कि डेल्टाई मैदान डेल्टाई क्षेत्र में बनेगा। डेल्टा कैसे बनता है? तो नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है। नदी अपने साथ क्या करती है? अवसाद लेके आती है, और जब गिरने लगती है तो यह अवसाद त्रिभुज आकार की बनाती है। और यही जो त्रिभुज आकार की आकृति बनाती है क्या है? यही डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है। गंगा ब्रह्मपुत्र के और डेल्टा क्षेत्र में दो चीज काफी होती है, एक धान और दूसरा जूट। चाय भी होती है ब्रह्मपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र में है तो चाय भी होती है। असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला हुआ है। तो दार्जिलिंग चाय तो ऐसे भी काफ़ी, हमने अपने जीवन में हजारों कप चाय पी होगी। सब दिन 2-3 1-2 करके भी देख लीजिए तो हजारों हो ही गया होगा। और जितनी अच्छी चाय हमको दार्जिलिंग में पीने का अवसर मिला, उतनी अच्छी चाय हम कहीं नहीं पिए। चाय जो होती है, चाय हम लोग क्या यहाँ पीते हैं? दूध में कहेंगे अच्छी चाय बनाइए तो दूध अधिक डाल दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं? नहीं, अरे चाय वो होती है जिसमें दूध, पानी, चाय, चीनी का संतुलित रूप हो। अच्छा, यहाँ चाय होगा। कौन बोला है चाय होगा? अच्छा, मैंने यहाँ क्या है? चाय है और वहाँ चाय है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, यहाँ क्या होगा? अच्छी चाय कहेंगे ना तो लीकर तेज कर देगा। चाय जो होता है, चाय जो निखरना चाहिए सो नहीं होता। इसलिए कभी दार्जिलिंग जाइए तो चाय वाय पी के चाय जरूर पीजिए वहाँ, ठीक है कि नहीं? और चाय कभी बाजार में वहाँ मत पीजिए। जैसे जा रहे हैं तो किनारे में चाय की स्टॉल मिलेगी, वहाँ पर चाय पीजिए। चाय MBA वाला, आजकल तो MA वाला, BA वाला नहीं, लक्ष्य वाला, ये सब चाय वाला आ गया है। नया वैरायटी खुल गया है चाय का ही नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। आगे चलिए, डेल्टाई मैदान लिखेंगे। यह मैदान डेल्टाई क्षेत्र में दिखाई देता है। यह मैदान डेल्टाई क्षेत्र में दिखाई देता है, जो धान और जूट के लिए जाना जाता है।
जाना जाता है। चलिए इसी से पूछते हैं, बताओ अंशु, झूठ का दूसरा नाम क्या है? आज कितना नंबर लाई हो? मेरा भात बहान। झूठ का दूसरा नाम टॉप कौन किया है जी? सुभाष। झूठ का दूसरा नाम क्या है? कहीं से उतार लिया है जी? आंसर हाथ लग गया था क्या? गोल्डन फाइबर। असल टॉपर यही हुआ, जो बताया सही समय पर वही हुआ टॉपर। तो झूठ का दूसरा नाम है गोल्डन फाइबर। एनसीईआरटी फैक्ट है, याद रखना, नोट में लिख दो। झूठ को गोल्डन फाइबर कहते हैं। झूठ को गोल्डन फाइबर कहते हैं। झूठ को गोल्डन फाइबर कहते हैं। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा मैदान क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैदान में दो बातें, दो शब्द इंपॉर्टेंट है। कौन बताएंगे? हालांकि मैं बताया भी हूं। मर्ग, अब बुग्याल, ये दोनों में क्या अंतर है? बुग्याल जनजाति और मर्ग जो है सो जनजाता है। ठीक का है। मर्ग जो है, कश्मीर के मैदान को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग। अब बुग्याल उत्तराखंड के मैदान को कहते हैं। उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है उसको बुग्याल कहते हैं। तो नोट में लिख दो, जहां जौनसारी जनजाति रहती है। और एक है ना गायक, क्या नाम है उस गायक का? अरे उस गायक का क्या नाम है उत्तराखंड का? जुबीन नौटियाल, उसी क्षेत्र का है। तो लिखेंगे मर्ग कश्मीर के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं और करेवा मिट्टी से बना है। मर्ग, मर्ग कश्मीर के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं जो करेवा मिट्टी से बना है, जो करेवा मिट्टी से बना है। जबकि बुग्याल, उत्तराखंड के मैदानी भाग को कहते हैं। उत्तराखंड के मैदानी भाग को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। ठीक है, हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर आगे जब आईएएस पीसीएस की तैयारी कीजिएगा तब मैदान का रीजनल डिवीजन भी जाना जाता है। पंजाब का मैदान, हिमाचल का मैदान, डिफरेंट रूप में जैसे पर्वत को पढ़ते हैं उसी तरह से उसमें ही पढ़ा जाता है। लेकिन इस कक्षा में उसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग इसी क्रम में अब आते हैं तटीय मैदान में। कौन से मैदान में? तटीय मैदान में। ठीक है, तो अब लिखिए तटीय मैदान। कहते ना दूसरा भाग, दो भाग है, एक उत्तर का मैदान और दूसरा तटीय मैदान। लिख लो अच्छे से तुम लोग, लाल काला पीला, परफॉर्मेंस तो देना नहीं है तो लाल काला पीला से लिख लो अच्छे से, बढ़िया से। कम से कम कॉपी तो ठीक रहना चाहिए ना, परफॉर्मेंस का क्या है? ठीक है कि नहीं? कहाँ थे हम लोग? तटीय मैदान। तो तटीय मैदान भारत में ऐसे भी तटीय मैदान की क्या है, उसकी जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, क्योंकि भारत की तटीय सीमा काफ़ी लंबी है, 7516, मुख्य भूमि में 6100 है और 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त
इस तटीय सीमा को दो भागों में बांटकर देखते हैं। यदि भारत का यह मैप है, भारत का यह मैप है ना, ये कौन सा भाग है? ये है आपका पश्चिमी भाग। ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? ये आपका पूर्वी भाग है। तो पश्चिमी और पूर्वी दो तरह के मैदान हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो लिखेंगे तटीय मैदान में भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। इसी कड़ी में इस तटीय मैदान को दो भागों में बांटकर देखते हैं। इसी कड़ी में इस तटीय मैदान को दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहला, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पहला क्या है? पश्चिम तटीय मैदान है और दूसरा क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये जो पार्ट्स है ये क्या है? ये पश्चिम तटीय मैदान है। ये पश्चिमी तटीय मैदान में ये काठियावाड़ कच्छ का क्षेत्र है। यहाँ से आइए तो ये कोंकण का तट है महाराष्ट्र तक, फिर ये कर्नाटक का तट है, फिर यहाँ से ये मालवाड़ का तट है। इसी 4 तट में आपका पश्चिमी तटीय मैदान बटा है। जो कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है, और कोंकण का क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कच्छ का क्षेत्र नमक के लिए प्रसिद्ध है, मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है कि नहीं? ऐसे भी गुजरात में कच्छ का क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में है। तो हम मैदानी दृष्टि से देखेंगे। हम यहाँ ये नहीं बताएंगे कि जंगली गधा मिलता है, मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि यह क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। मैदान मतलब उसका सीधा संबंध हमारे भोजन से है। तो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। कोंकण का तट किस लिए प्रसिद्ध है? कोंकण का तट नारियल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है कि नहीं? कोंकण का तट और कर्नाटक का जो तट है, ठीक है, कन्नड़ तट जो है वो विशेषकर चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। और मालवाड़ का जो तट है वो मसाला के लिए जाना जाता है। मालवाड़ तट क्या? केरल। और केरल किस लिए जाना जाता है? मसाला के लिए जाना जाता है। तो ये जो तट का जो डिवीजन है और वो किस लिए प्रसिद्ध है उसको आपने देख लिया। तो लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के निम्नलिखित भाग है। पहला, मैप बना लेना तो उससे क्लियर रहेगा, ठीक है? तो पहला है गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ का तट। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ का तट गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ का तट जो मूंगफली और नमक के लिए प्रसिद्ध है, नमक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो मूंगफली और नमक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? कोंकण का तट। दूसरा है गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक कोंकण का तट। गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक कोंकण का तट। कौन सा तट? कोंकण का तट। गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक। भारत का मैप देखिए, पीछे साटे होंगे ना, तो देख लीजिए गोवा से महाराष्ट्र तक कौन सा तट?
इसलिए कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग भी कोंकणी भाषा, मान लिया हम लोग मिथिला के क्षेत्र में हैं तो मैथिल जानते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी भी समझते हैं कि नहीं समझते? यहाँ से 200 किलोमीटर पे भोजपुरी बोली जाती है तो उसको भी समझते हैं। भले बोलने में कठिनाई हो जाए लेकिन समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि कोंकण का तट में, कोंकण का तट जाना किस लिए आता है? नारियल के लिए, ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे नारियल के लिए प्रसिद्ध है कोंकण का तट। कोंकण भाषा ऐसे ही बोला है मैंने, भाषा भी याद रखिए कि कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो गोवा में, ठीक है। और दूसरा और तीसरा है कन्नड़ का तट, जिसको कर्नाटक तट कहते हैं। कन्नड़ का तट, कर्नाटक में कन्नड़ का तट, कन्नड़ का तट, कन्नड़ का तट, कर्नाटक में कन्नड़ का तट। अब ये जो कन्नड़ का तट है वो किस लिए जानते हैं? चंदन की लकड़ी के लिए। तो लिख देंगे चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है मालवाड़ का तट, जो सबसे प्रसिद्ध भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो मालवाड़ का तट मतलब ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स क्या है? ये पार्ट्स जो है आपका कच्छ है, ये है जो आपका यहाँ तक कच्छ काठियावाड़। इसके बाद आ जाता है कोंकण, इसके बाद आता है कन्नड़, इसके बाद आ जाता है मालवाड़। तो ये जो मालवाड़ का पार्ट है कहाँ है? केरल में, मालाबार, केरल। और ये तट किस लिए प्रसिद्ध है? ये तट दो चीज के लिए प्रसिद्ध है। एक जानिए और वो है मसाला, और दूसरा जानिए कि यहाँ एक विशेष स्थल आकृति पाई जाती है, और उस स्थल आकृति का नाम है कयाल। और इस स्थल आकृति में पुन्ना मादा कयाल है एक, केरल में। उस पुन्ना मादा कयाल में नौकायन की दौड़ होती है। दो कारणों से जाना जाता है उसको, अंतःस्थलीय मछली क्षेत्र है और दूसरा नौकायन का क्षेत्र है। और इस नौकायन के क्षेत्र में एक प्रतियोगिता होती है, जो ट्रॉफी है उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। जो तुम्हारी परीक्षा में अपना प्रश्न पत्र उल्टाओगे तब 2500 बार पूछा हुआ है कि नेहरू ट्रॉफी कहाँ होता है। टफ करेगा तो नेहरू ट्रॉफी किस कयाल में होता है, या नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे, ठीक है कि नहीं? तो ये आपसे पूछेगा ही। तो नेहरू ट्रॉफी समझ में आ गया कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध जिस कयाल से, उसका नाम है पुन्ना मादा। दूसरा कयाल क्या है? तो एक विशेष स्थल आकृति है जो इस क्षेत्र में देखी जाती है। दूसरा क्या है कि ये जो क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो अंतःस्थलीय मछली, और दूसरा नौकायन। तो नौकायन की यहाँ एक प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता का नाम है नेहरू ट्रॉफी। उस प्रतियोगिता का नाम है, उस प्रतियोगिता का नाम है, अब इसको लिखेंगे तो लिखिए मालवाड़। मसाला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक विशेष स्थल आकृति कयाल देखी जाती है जो मछली और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है, जो मत्स्य और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है, जो मछली और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में पुन्ना मादा कयाल में, पुन्ना मादा कयाल में लिखा हुआ है, पुन्ना मादा कयाल में, पुन्ना मादा कयाल में, पुन्ना मादा कयाल में केरल में हर वर्ष नौकायन की प्रतियोगिता, नौकायन की प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी ऑब्लिक बल्लम कल्ली, बलाम कल्ली
ऑब्लिक बलाम कली का आयोजन किया जाता है। ऑब्लिक बलाम कली का आयोजन किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी पे 100 बार टिक लगा लो, कम से कम 100 बार। नेहरू ट्रॉफी पे कितना बार टिक लगाइएगा? 100 बार। तो टिक लगा लो। अभी हंसो हंसो, जब पूछेगा नहीं याद रखोगे तो तुम लोग को तो क्रिकेट छोड़ के कुछ दिखाई देता नहीं है, आईपीएल छोड़ करके। तो भी अंतिम गेंद पे केकेआर को हरा देता है। इतना देखता है फिर भी जिता नहीं पाता है। 250 रन को डिफेंड नहीं कर पाता है। क्या खेलते हो तुम लोग? हद हो। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे बलाम कली, नौका दौर, नेहरू ट्रॉफी, पुन्ना मादा कयाल, केरल। ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से हर जगह की अपनी अपनी बहुत विशेषताएं होती है। यहाँ होती है नौका दौर। अब भैंस उत्सव होता है कंबाला, कर्नाटक में। कंबाला कहाँ होता है? कर्नाटक में। ठीक है कि नहीं? और जल्लीकट्टी होता है तमिलनाडु में, पोंगल के अवसर पर। यह होता है ओणम के अवसर पर। ठीक है कि नहीं? हर जगह की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कहीं पर पतंग उड़ाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। हम लोग चूड़ा दही खाते हैं, ठास भोजन चाँप निद्रा। हम लोग भी मकर संक्रांति में उत्सव मनाते हैं, तो ठास भोजन कि अपना चूड़ा दही खाए और जम के सोए। हम लोग के लिए सबसे अच्छा उत्सव वही होता है कि जम कर सो जाते हैं। या बहुत खुश हुए तो जा कर के चौराहा पे शाम में भांग खा लिया। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। क्या उससे क्या पूछ रहे हो? तो सच में नहीं तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। मिथिला में नहीं रहे हो क्या? इंडिया से बाहर से आए हो? तो कहाँ का हो? तू यार समस्तीपुर। हमको ऐसा लगा कि फिलडेल्फिया से आया है। वो तो इससे भी गया गुजरा है। ठीक है कि नहीं? चलिए, कहाँ थे हम लोग? ठीक है, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे कयाल में। तो आपका ये पश्चिमी तटीय मैदान कंप्लीट हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान क्या आता है? कौन सा मैदान? पूर्वी तटीय मैदान। तो लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। ठीक उसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान। ये जो हिस्सा है एक कोरोमंडल है। ये क्या है? एक कोरोमंडल है। कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार है, उत्कल है। तीन ही मैदान इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल, कर्नाटक में। तो लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल का मैदान तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। दूसरा, अच्छा तमिलनाडु लिखे है ना, लिख देंगे धान के लिए प्रसिद्ध। धान के लिए प्रसिद्ध। धान के लिए, धान लिखो ना, धान के लिए प्रसिद्ध। दूसरा है उत्तरी सरकार का मैदान। उत्तरी सरकार का मैदान आंध्र प्रदेश। और उत्कल का मैदान उड़ीसा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में है दोनों। और उत्कल का मैदान उड़ीसा। और उत्कल का मैदान उड़ीसा। उत्कल का मैदान उड़ीसा। उड़ीसा प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र अधिक चौड़ा क्षेत्र है। अधिक चौड़ा क्षेत्र है और उभरा हुआ तट है। उभरा हुआ तट है जिसके कारण उभरा हुआ तट है। हाँ, उभरा हुआ तट है।
इस तट पर या इस क्षेत्र में डेल्टा अधिक बनता है, डेल्टा अधिक बनता है, डेल्टा अधिक बनता है, लेकिन उभरा होने के कारण, लेकिन उभरा होने के कारण, उभरा होने के कारण, उभरा होने के कारण यहाँ बंदरगाह की संख्या कम है, यहाँ बंदरगाह की संख्या कम है, यहाँ बंदरगाह की संख्या कम है, यहाँ बंदरगाह की संख्या क्या है? कम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैदान के दोनों भाग कंप्लीट हो गए। एक गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान, और दूसरा मैदान, दूसरा मैदान कौन सा था? तटीय मैदान। और जितनी बात बता दिए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुन्ना मादा कयाल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धन्यवाद, पुन्ना मादा कयाल। और इस पुन्ना मादा कयाल किस ट्रॉफी के लिए जाना जाता है? खुश रहो, इधर सुनो, इधर सुनो, किस ट्रॉफी के लिए जाना जाता है? पुन्ना मादा कयाल कौन से ट्रॉफी होता है? यहाँ तुम सबसे ज्यादा नंबर लाया, कैसे लाया जी? अभी बताए हैं, 5वां बताए हैं। मैंने पूछते हैं तो होश उड़ जाता है। जब बैठो, होता है, कई लड़के का होता है कि पूछताछ करने में, जैसे इसके साथ भी होता है। क्या तुम यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, कहता है जी सर। तुम कनखी क्यों मारा हमको? तुम कहा जी सर, जी सर। हाँ, मतलब होता है ऐसा, पूछताछ करते हैं तब होश उड़ जाता है, दिमाग गायब हो जाता है, हार्ट बीट अधिक तेज हो जाता है, पूरा जो है सो हमको पढ़ा देता है। तो अच्छा हुआ कि थोड़ा सा मास्टरी करते हैं, नहीं तो हमको तो ये सब पढ़ा देता। हम यदि मैनेजमेंट में रहते नीरज जी, तो पढ़ा उड़ा के हमको पार कर देता। तो पढ़ाते हैं इसीलिए हमको पढ़ाता नहीं है। चलिए, क्या लिखे? तटीय मैदान। अब आइए, तटीय मैदान के बाद दो और भौगोलिक आकृति बचा, छोटा छोटा। एक बचा द्वीप और दूसरा बचा मरुस्थल। तो पहले पढ़ लो द्वीप। द्वीप, 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 आइलैंड क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर सागर रहता है, जिसके चारों ओर सागर रहता है, बीच में स्थल भाग होता है। तो लिखेंगे ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर जिसके चारों ओर सागर रहते हैं, रहता है, और उसके बीच में, और उसके बीच में, और उसके बीच में मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र रहता है, जिसे सागर कहते हैं, जिसे द्वीप कहते हैं, जिसे द्वीप कहते हैं। एनसीईआरटी के नवीनतम जो किताब है उसके अनुसार भारत में 572 द्वीप है। और याद रखिएगा कि सबसे अधिक द्वीप इंडोनेशिया में है। इसलिए इंडोनेशिया को भारत का आर्कियोपेलिगो कहते हैं। आर्कियोपेलिगो मतलब जहां बोनांजा ऑफ आइलैंड या ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है कि नहीं? बोनांजा शब्द यहाँ ठीक नहीं होगा। बोनांजा शब्द जो ऐसे जगह यूज किया जाता है जो दिखाई, जो महसूस की जाती है, जैसे बोनांजा ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का भंडार है, कहते हैं ना संस्कृत, इसमें इंग्लिश में बोनांजा ऑफ हैप्पीनेस होगा वहाँ। और यहाँ होगा ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। अब खुशी की हम गिनती नहीं कर सकते हैं सर, गिनती नहीं करते हैं सर,
तो भारत का स्थान सर 124वां कैसे हो जाता है, 135वां कैसे हो जाता है, और दूसरे साल 120वां कैसे हो जाता है? तो ज्ञात तो करते हैं तभी ना होता है, मेजरमेंट है वो तो इंडिकेटर, लेकिन महसूस की जाती है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है, तो इसलिए एक बात तो पहले याद रखिए कि इंडोनेशिया को आर्कियोपेलिगो कहते हैं। यदि पूछेगा कि भारत का आर्कियोपेलिगो किस क्षेत्र को कहते हैं, तो अंडमान निकोबार को, बंगाल की खाड़ी को, कि जहां अधिकांश 36 द्वीप ही अरब सागर में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप ही हैं। रेस्ट सभी द्वीप कहाँ हैं? रेस्ट सभी द्वीप कहाँ हैं? बंगाल की खाड़ी में है। और बंगाल की खाड़ी में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। 2 भागों में बटा हुआ है, अंडमान अलग, निकोबार अलग, देख ही रहे होंगे। और याद रखिए, अंडमान निकोबार की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई ज्वालामुखी की क्रिया से, और लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है प्रवाल भित्ति से। और यह भी याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार में ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। इस स्तर की परीक्षा में सबसे पहले पूछा जाएगा तो बैरन ही पूछा जाता है, सैडल पिक पूछा जाता है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये 2-3 तथ्यों पे और तो जो बताया, कॉन्सेप्ट बताया, वो सब तो याद रखना ही है, लेकिन ये दोनों तीनों तथ्य है उसको नहीं भूलना है। आगे लिखिए। देखिए, भारत में 572 द्वीप हैं। भारत में 572 द्वीप हैं। भारत में 572 द्वीप हैं। इनमें अधिकांश द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अधिकांश द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह उल्लेखनीय है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित इस द्वीप समूह में भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन 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 है। बैरन है, टिक लगा दीजिए। इस द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है, 738 मीटर। इस द्वीप समूह का मतलब हाँ, अंडमान निकोबार। इस द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है, 738 मीटर। 738 मीटर, ठीक है, 738 मीटर लिखे ना। और तब बड़ा आदमी बनना हो तो माउंट ध्यूलर है, माउंट कोएब है, माउंट डिओबोली है। ये हाइट के अनुसार ही हमने बताया है, लेकिन यहाँ लिखाने का कोई औचित्य है नहीं। यहाँ इस कक्षा के लिए सैडल चोटी ही पर्याप्त है कि सैडल चोटी 738 याद रह जाए तो वही अपने आप में क्या है, पर्याप्त है। ये दूसरी बार पढ़ रहा है तो 20 नंबर ला रहा है, 25 नंबर ला रहा है।
जो कि उसके सारे पक्ष पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज जो क्वेश्चन दिए थे, जो एक बार एक साइकिल किए हुए है तो एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दो तो हमेशा नया कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, लेकिन उसी को 50% भी याद नहीं रखा है ढंग से। ठीक है कि नहीं, उसमें कितना तुक्का मारा होगा कॉन्फिडेंस के साथ। एक होता है ना, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ 32 मारा है, 8 मैंने तुक्का मारा है, उस तुक्का में 4 सही हुआ है। एक अपना भी आकलन होता है। टेस्ट क्या है? सेल्फ मॉनिटरिंग। आप जितना बढ़िया स्वयं मूल्यांकन करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? और नहीं करेंगे तो समझते ही, वो तो टॉप का पोजीशन हमेशा खाली है। हर देखते हो लोग पीएचडी करके रोड पर जो है सो जूता पॉलिश करता हुआ दिखाई देगा और सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहराएगा। अब देखो लड़का टॉप करता है आईएएस में, क्या था, आईपीएस से ऑलरेडी था तो आईएएस में भी टॉप किया है। नौकरी का कमी है उसको। देखो 2.5 लाख का मासिक नौकरी छोड़ करके वो यूपीएससी की तैयारी आरंभ किया। तो जिसको योग्यता है नौकरी खाली पड़ी हुई है, और जिसको योग्यता नहीं है 10 लाख अभी निकला था ना, 1.5-2 लाख टीचर का, उसमें ही फेल किया कि नहीं किया? तो नहीं पढ़िएगा, आऊँगू गाँवू कीजिएगा तो क्या होगा? अब पढ़िएगा तो सब संभव है। आईएएस भी यही चीज़ पढ़ता है। हाँ, उसके पढ़ने का नज़रिया होता है जिसमें मैं बहुत सीमित अप्रोच में आपको देता हूँ, उत्तर से दक्षिण। यूपीएससी जब भी पूछेगा तो ये सब नहीं पूछेगा उत्तर से दक्षिण, या आपका जो चोटी ही पूछेगा तो उसका क्रम पूछेगा, उसका अक्षांश देशांतर पूछेगा, आपका अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का। वही नहीं पूछेगा कि नारकुंडम द्वीप और बैरन द्वीप, वो पूछेगा तो उसी कंसेप्चुअल स्टाइल में पूछेगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे लिखिए। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे अंडमान निकोबार में थे ना। हाँ। अब आगे लिखिएगा। अरब सागर में लक्षद्वीप, अरब सागर में लक्षद्वीप, उस दोनों का अक्षांश देशांतर भविष्य के लिए नोट कर लीजिएगा। इस कक्षा में बताना अपना सर फुड़वाने के बराबर है। ठीक है, तो लिखिएगा, क्या लिखे? अरब सागर में लक्षद्वीप, अरब सागर में लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 36 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। ग्यारह डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये लिख दिए ना कि प्रवाल भित्ति का बना हुआ है, तो लिख दो। अब अति महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप, अति महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप, अति महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का बना हुआ है। प्रवाल भित्ति मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रीफ। और विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का बना है। ब्रैकेट में कर दो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, इतनी बात आप पचा के रख लेते हैं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। बस पच जाना चाहिए इतनी बात। तो द्वीप हमारा हो गया। अन्य द्वीपों में आप जगह जगह पढ़ते हैं, जैसे व्हीलर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। तो द्वीपों में कई द्वीप है, लेकिन इसका अध्ययन आप विविधा में करते रहते हैं। कहते हैं ना, व्हीलर द्वीप से आप मिसाइल छोड़ते हैं, ठीक है कि नहीं? तो जो रेंज है, जैसे श्री हरिकोटा द्वीप, हम लोग स्पेस शटल छोड़ते हैं वहाँ से, तो ऑलरेडी ये सभी द्वीप है और ये 572 के अधीन ही है।
ये जो सैकड़ों द्वीप हमारे देश में हैं उसके अधीन ही है। तो इन सब द्वीपों का अध्ययन आप जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे करते हैं। यहाँ इतनी सारी बात, हाँ याद रखिएगा भविष्य के दृष्टि से क्या, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का अक्षांश देशांतर जरूर याद रख लीजिएगा। तो नोट में लिख दो अक्षांश देशांतर, खुद से नोट कीजिए। कहाँ से नोट करें? अमेरिका से। ठीक है, टी शर्ट मंगाया है तुम अमेजन से, हमसे पूछा था, बात समझा करो। अपने से क्यों कहे, मेहनत थोड़ा करोगे स्ट्राइक करेगा। हमारे लिए तो एक मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन यूजलेस। तुमको जब कहे तो तुम उसको फॉलो अप करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आ गया, हो गया। अब लास्ट है मरुस्थल। लास्ट है मरुस्थल। मरुस्थल सारा हो गया ना, द्वीप हो गया, मैदान हो गया। अब आइए मरुस्थल, डिजर्ट। यह सबसे शुष्क क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहां वार्षिक वर्षा 150 mm से कम होती है। जहां वार्षिक वर्षा 150 mm से कम होती है। ठीक है, भारत के मरुस्थल क्षेत्र को थार क्षेत्र कहते हैं। भारत के मरुस्थल क्षेत्र को थार क्षेत्र कहते हैं। थार क्षेत्र कहते हैं। थार, थार नहीं सुने हैं कभी? जिसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तक है। जिसका विस्तार हरियाणा, पहले तो राजस्थान है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तक है विस्तार। ठीक है, चलिए ओके। अब एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, वो आपसे आपकी परीक्षा पूछा जा सकता है कि आज जहां रेगिस्तान है वहां कभी समुद्र का हिस्सा था, और वो जो समुद्र का हिस्सा था, ये एविडेंस कहां से मिलता है? तो आकल के कास्ट जीवाश्म पार्क से और जैसलमेर के ब्रह्मसर से इस बात की जानकारी मिलती है कि आज जहां रेगिस्तान था वहां कभी सागर था। ठीक है कि नहीं? आप देखिएगा, तो इसको हम फॉलो अप किए हुए हैं। अच्छा चलो लिख देंगे। उल्लेखनीय है कि, हाँ देखिए, यह माना जाता है कि मेसोजोइक एरा में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, जिसकी पुष्टि आकल में स्थित, ये पॉइंट्स को याद रखना, जिसकी पुष्टि आकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क एवं जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्र निक्षेप से प्राप्त होती है। तो ये एविडेंस है। आपसे पूछ सकता है कास्ट जीवाश्म पार्क आकल, अब ब्रह्मसर झील या ब्रह्मसर क्षेत्र कहाँ? जैसलमेर। उससे किस बात की जानकारी मिलती है? उससे जानकारी मिलती है कि आज जहां रेगिस्तान था वहां कभी समुद्र था, सागर था। तो लिख दीजिए, क्या लिखे थे? उल्लेखनीय है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, जिसकी पुष्टि आकल स्थित
आकल स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क, आकल स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क एवं आकल स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क एवं जैसलमेर के ब्रह्मसर से मिलती है। जैसलमेर के ब्रह्मसर से मिलती है। जैसलमेर के, ठीक है। विश्व का नोट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विशेष विश्व के भूगोल में इन सब बातों की परिचर्चा होती है। तो इस तरह से आज हमारा भौतिक विभाजन क्या समाप्त हो गया। और जब भी कोई पाठ समाप्त होता है तो 2 4 5 बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। अब समझ गया है ये बूस्टर फैक्ट मतलब संभावित तथ्य। लिखिए, सबसे पहला, बिहार का पश्चिम चंपारण, सानू को बुला के ले आओ। बिहार का पश्चिम चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी से संबंधित है। सोमेश्वर की पहाड़ी से संबंधित है। सोमेश्वर की पहाड़ी से संबंधित है। सोमेश्वर की पहाड़ी से संबंधित है, जो शिवालिक का हिस्सा है। जो शिवालिक का हिस्सा है। जो शिवालिक का हिस्सा है। भेजते हैं उसको यूट्यूब पे। जो ठीक है, हो उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है, जबकि कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। सतलज और काली नदी के बीच में। जबकि कुमायूं लिख दे क्या? कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। अरे तुम लोग तो रेगुलर रहता है लेकिन नंबर नहीं लाता है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में। काली और तिस्ता के बीच में। काली और तिस्ता नदी के बीच में। ठीक है, किसके बीच में है? तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं तथ्यों के साथ आज हम ज्योग्राफी के सबसे बड़े 2 भाग की, इसका एक और भाग है थोड़ा बड़ा है, वो है नदी। उसके बाद जितना चैप्टर है उतना क्लास है। मतलब खुद देखे होंगे कि भौतिक विभाजन में 3 क्लास लगे और 3 क्लास में 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लेते। भारत की मिट्टी, भारत की वनस्पति, भारत की मानसून जलवायु, 3 क्लास में खत्म हो जाता। ठीक है कि नहीं? और ये बड़ा अध्याय था और जानकारी रहनी भी चाहिए। अब आप ज्योग्राफी का कोई भी सेट भी उठाएंगे तो 25-30% क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ठीक है कि नहीं? कोई भी सेट उठा लीजिएगा
यदि 10 क्वेश्चन किसी परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो 3-4 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। लेकिन पूरा पढ़ना है और उसके बाद ही बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों याद रखना है। उसको सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि उसको रोज देखिए, उसको रोज पढ़िए। थोड़ा भारत का मैप हमेशा देखते रहिए जिससे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा के पहले भाग की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। कक्षा का दूसरा भाग करंट की